हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, यह आपका फर्स्ट पेपर है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। यह पेपर आपका कल है, यानी कि 9 जुलाई को। ठीक है, 9 जुलाई को यह आपका फर्स्ट पेपर है और समय आपको पता है क्या रहेगा। इसका समय आपका शाम को 3 बजे से आपका पेपर होगा। 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आपका यह पेपर होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर है। ऑब्जेक्टिव होगा फुल पेपर, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया है 100 प्रश्न होंगे, 75 आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह 1 लीनियर कंटेंट हम आपको आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। 1 लीनियर में क्या है कि एक एक लाइन में पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत अहम चीज़ें, जिस विद्यार्थी ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या सीटेड पढ़ रहे थे या तैयारी नहीं हो पाई, उन विद्यार्थियों के लिए यह क्लास रामबाण का काम करेगी। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी सिर्फ इस 1 लीनियर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाता है, डेफिनेटली उसको पूरा पेपर यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और शायद 1-1.5 घंटे की क्लास ये हो जाएगी, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज 1 लीनियर हमने इसमें निकाले हैं और वो हम आप तक शेयर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपके एग्जाम्स जितना आपको कराया जाएगा वहीं से पेपर मिलेगा। चलिए, चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन है। पॉइंट कहता है, भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय दर्शन में ही समाहित है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा किसमें समाहित है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय दर्शन में समाहित है। दर्शते इति दर्शनम, दर्शते इति दर्शनम, इसका मतलब होता है वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत देखा जाता है, अर्थात विश्लेषण या चिंतन या मनन किया जाता है, उसे दर्शते इति दर्शनम वो प्रोसेस कहलाता है। चिंतन को मीमांसा की संज्ञा भी दी जाती है। चिंतन को और किस नाम से जानते हैं? चिंतन को हम मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, मीमांसा का अर्थ क्या है? मीमांसा का अर्थ होता है गहन विचार, डीप थॉट्स, परीक्षा और अनुसंधान। ठीक है, ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन 3 अनुभागों में वर्गीकृत है। ज्ञान परंपरा कितने भागों में वर्गीकृत है सर? 3। कौन कौन से? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ओके, सविद्या या विमुक्तये, अर्थात जो मुक्ति का पथ प्रशस्त करे वही विद्या या ज्ञान है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, सविद्या या विमुक्तये का अर्थ क्या होता है, तो आप बता देंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के सार किसको माना जाता है? भारतीय ज्ञान परंपरा के सार उपनिषद माने जाते हैं, क्योंकि वेदों का अंतिम अंश उपनिषद है। वेदों का अंतिम अंश उपनिषद हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ऐसा माना गया कि ज्ञानेन मुक्ति, अर्थात ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति संभव है। प्रश्न पूछेगा, ज्ञानेन मुक्ति का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति संभव है। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति भौतिक सुख एवं दुख के भाव से मुक्त होकर के आत्मिक आनंद को परम सुख के रूप में प्राप्त करे, दैट इज कॉल्ड मुक्ति। वैदिक मंत्रों को कितने भागों में बांटा गया? वैदिक मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया, संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, ये वो 4 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। तत्व मीमांसा में सृष्टि के मूल कारण पर विचार किया गया है। बस इस बात को पॉइंट, बहुत एक लाइन बहुत महंगी है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न आपसे पूछेगा, सृष्टि के मूल कारण पर विचार किया गया है। ऑप्शन ए, तत्व मीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में, मूल्य मीमांसा में, उपरोक्त सभी। आप क्या टिक करके आएंगे? तत्व मीमांसा में। भारतीय परंपरा में माना गया है कि तत्व ही सत्य है। इस सत्य को खोजना ही जीवन का उद्देश्य है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के उद्भव, स्वरूप,
प्रमाणीकरण तथा सीमा आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, तत्व मीमांसा में अलग बात कही गई है, ज्ञान मीमांसा में अलग बात कही गई है। ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान तीन अवयवों के द्वारा समग्र ज्ञान प्रक्रिया संपन्न होती है। कितने अवयवों के द्वारा? तो वो है तीन। कौन कौन से? ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान। ज्ञान मीमांसा में इन तीनों का सम्मिलित रूप ही त्रिपुटी सवित कहा जाता है। ठीक है, ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान के सम्मिलित रूप को ज्ञान मीमांसा में क्या नाम दिया गया? त्रिपुटी सवित कहा गया। जड़ चेतन का विभेद करते हुए विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानना ही तत्व ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में मुख्य निर्धारक क्या है? शब्द प्रमाण। भारतीय ज्ञान परंपरा में मुख्य निर्धारक शब्द प्रमाण है। वेदों या शब्द प्रमाण के आधार पर ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। किसके आधार पर? वेदों या शब्द प्रमाण के आधार पर। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आस्तिक यानी कि ईश्वर को मानने वाले, दूसरा है नास्तिक यानी कि ईश्वर को ना मानने वाले। चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। किसको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है? चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। मूल्य मीमांसा में मूल्य स्वरूप, प्रकार तथा उनकी तात्विक सत्ता का विवेचन किया जाता है। ठीक है, मूल्य मीमांसा में। तो यहाँ पे आपने तीन चीजें समझ ली। देखिए, सबसे ऊपर था तत्व मीमांसा में क्या होता है? सृष्टि के मूल कारण पर विचार किया जाता है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है, प्रमाण क्या है, सीमा क्या है, इसका जो है कि जिक्र किया गया है। और तीसरा हमारा जो मूल्य मीमांसा है, इसमें मूल्य स्वरूप, प्रकार और उनकी तात्विक सत्ता का विवेचन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बहुत अच्छी और सुंदर लाइन है, ये मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यहाँ तक चैप्टर फर्स्ट क्लियर होता है। और यदि आप अभी भी कंटेंट लेना चाहते हैं जिसमें आपको ये जो वन लिनियर आप पढ़ रहे हैं ये कंटेंट मिल जाएगा, और आपको MCQs मिल जाएंगे, आपको PYQs मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैप्टर सेकंड कहता है, देखिएगा, 2000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का जो समय है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वेद शब्द का जन्म विरद धातु से हुआ है। वेद शब्द का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ? विरद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे? जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वैदिक काल में शिक्षा से आशय वेदकालीन शिक्षा से है। वैदिक काल में शिक्षा से आशय क्या है? वेदकालीन शिक्षा से, क्योंकि वैदिक शिक्षा मूलतः वेदों पर आधारित थी। वैदिक शिक्षा मूलतः किस पर आधारित थी? वेदों पर, उपनिषदों पर, ग्रंथों पर या पुस्तकों पर, वेदों पर आधारित थी। सिंपल सी बात है। वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। यह प्रश्न कई बार रिपीटेड है। वैदिक काल में शिक्षा पर किसका आधिपत्य था? ब्राह्मणों का। अतः कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा तथा कुछ हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा देते हैं। ओके, ठीक है। डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में क्या कहा गया है? ये कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, कि ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे।
यह स्टेटमेंट आपका पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट कहता है वैदिक काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कब? वैदिक काल में। किसको? शरीर की अपेक्षा आत्मा को, क्योंकि शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। सत्य या ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य था वैदिक काल में। समाज भी धर्म प्रधान था, धर्म को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और धर्म ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन हुआ करता था वैदिक काल में। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ पालन के कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाता था। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। विद्यार्थी को एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 साल लग जाते थे। जो बालक 12 वर्ष तक अध्ययन करता था, 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को स्नातक कहा जाता था। यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। 24 वर्ष तक जो बालक अध्ययन करता था वो 2 वेद का अध्ययन कर लेता था और उसे बसु कहते थे। 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाला बालक 3 वेदों का अध्ययन कर लेता था और उसे रुद्र कहा गया। ठीक है, ये ऐसे रुद्र लिखा जाएगा। ओके। 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले आदित्य कहलाते थे और ये चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता था। ठीक है, वेद हमारे कितने हैं सर? वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। थोड़ा वेदों के बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। ऋग्वेद, आपको पता है हमारे 4 वेद हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। यह सबसे पुराना वेद है, लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूक्त का अर्थ क्या है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। अस्तो मा सद्गमय जो वाक्य है वो किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला उद्गात्र कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ की विधियों का वर्णन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की भाषा गद्यात्मक व पद्यात्मक दोनों है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यजुर्वेद की भाषा है केवल गद्यात्मक, केवल पद्यात्मक, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। अथर्ववेद की बात करेंगे। अथर्ववेद में प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं और अंधविश्वासों का चित्रण है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें रोग तथा उसके निवारण के रूप में जादू, टोनों आदि की जानकारी दी गई है। किसमें? अथर्ववेद में। यहाँ तक बात क्लियर होती है। ऋग्वेद को आदिवेद के रूप में स्वीकारा गया है जो मुख्यतः ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। ऋग्वेद में ऋचाओं द्वारा मनुष्य जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विस्तार से वर्णन किया गया है। वैदिक काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या, परा और अपरा में विभक्त किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड। किस काल में जीवन को 2 प्रकार की विद्या में? तो वो वैदिक काल था और वो विद्या थी परा और अपरा।
ठीक है। परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म सत्य है और ये भौतिक संसार, ये जगत मिथ्या है, इसका ज्ञान कराना था। तथा अपरा का अर्थ समाज विद्या अर्थात उसके मौलिक स्वरूप से था, परंतु इनमें अधिक बल जो है वो परा विद्या पर दिया जाता था। अधिक बल किस पे था? परा विद्या पर, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ थे। पॉइंट टू बी नोटेड, भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ कौन थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। उत्तर वैदिक काल में, यानी कि थोड़ा आगे जब बढ़ा समय, उत्तर वैदिक काल में विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई। इस काल में गुरुकुल प्रणाली अधिक प्रचलित थी। गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था। किस काल में? वैदिक काल की बात हो रही है। उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु भी वर्ण के अनुसार निर्धारित थी। ठीक है, उच्च शिक्षा में, वैदिक काल में उच्च शिक्षा में जो एडमिशन होता था वो उसमें बालक की कितनी उम्र हो वो वर्ण के हिसाब से तय थी। जो ब्राह्मण बच्चे थे उनका एडमिशन 8 साल की आयु में होता था उच्च शिक्षा में। क्षत्रिय जो बच्चे थे उनका एडमिशन 10 साल की आयु पर होता था। वैश्य बच्चे जो थे उनका एडमिशन 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था और प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार भी कराया जाता था या होता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वैदिक काल में कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार। और अगर प्रारंभिक में विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार शुरुआत में होता था, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था, फिर होता था समावर्तन संस्कार। तो ये ध्यान रखिएगा, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, ये तीनों ही संस्कार वैदिक काल के हैं। यह संस्कार उस समय होता है जब छात्र अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता है। समावर्तन का अर्थ घर लौटना। ये समावर्तन भी लिखा हो सकता है, समापवर्तन भी लिखा हो सकता है। यह संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता है, जब छात्र गुरु गृह से लौटकर अपने घर जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था। वैदिक काल में शिक्षण कार्य सामान्यतः मौखिक ही था। उत्तर वैदिक काल में छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए कहानी विधि और उच्च स्तर के विषयों के लिए शिष्यों के लिए तर्क विधि का विकास किया गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, उत्तर वैदिक काल में छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? कहानी विधि का। और उच्च स्तर के शिष्यों के लिए किस विधि का यूज होता था? तर्क विधि का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का भी विकास हुआ। श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि जो उपनिषदकारों की देन है, इसका भी इस काल में विकास हुआ। ओके, वैदिक काल में अविवाहित बच्चों को ही गुरुकुलों में प्रवेश मिलता था। वैदिक काल में जो अविवाहित बच्चे थे उन्हीं को एडमिशन मिलता था। वैदिक काल में गुरु शिष्य के मध्य अभिभावक और छात्र का संबंध हुआ करता था। गुरु शिष्यों को पुत्रवत यानी कि अपने पुत्र के समान और शिष्य गुरुओं को अपने पिता के समान मानते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्ति के अधिकार के कारण स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता थी और वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग भी लेती थीं, शास्त्रार्थ भी करती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था के कारण, जो अभी हमने ऊपर पढ़ाया, शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर ही दिया गया था। सामान्य परिवारों की बच्चियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। ये कहा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा यहाँ पे उपेक्षित रही वैदिक काल में। वैदिक काल में मुख्यतः 3 प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। सैनिक शिक्षा, मिलिट्री एजुकेशन, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, वाणिज्य शिक्षा, कॉमर्स एजुकेशन। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है वह गुरुकुलों में होती थी। उत्तर
वैदिक काल में यही गुरुकुल बड़े बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर स्थापित होने लगे थे, जो बाद में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है वह तक्षशिला था। 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। 3 नंबर चैप्टर कहता है, बौद्ध काल का चैप्टर है, बौद्ध काल से रिलेटेड यहाँ पे हम समझेंगे। बौद्ध काल का प्रारंभ वैदिक काल की समाप्ति के बाद अर्थात लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था। चीनी यात्री फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का वर्णन विस्तार से किया है। FEKE ने लिखा है कि बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक समय तक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति का प्रतिद्वंदी थी और उस पर अनेक बातों में उसके समान भी थे। श्री राधा कृष्ण ने लिखा है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का ही एक परिवर्तित रूप है। क्या है? हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। बुद्ध ने यज्ञ एवं कर्म कांड के स्थान पर सदाचार, अहिंसा, सत्य पर बल दिया। ठीक है, बुद्ध ने यज्ञ एवं कर्म कांड के स्थान पर किस पर बल दिया? तो इन्होंने सदाचार, अहिंसा और सत्य पर बल दिया। बौद्ध धर्म वेद की तथा ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। जो बौद्ध धर्म है वो वेद की और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। बौद्ध धर्म जातिवाद का प्रबल विरोधी था। कौन सा धर्म जातिवाद का प्रबल विरोधी था भाई? बौद्ध धर्म। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों एवं विहारों में चलने वाली शिक्षा से ही लिया जाता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना ही बोध है, ज्ञान है और वास्तव में यही बौद्ध दर्शन की शिक्षा भी है। शिक्षा दुखों का ज्ञान व दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग दिखाती है। शिक्षा जो है यह दुखों का ज्ञान कराती है, दुखों को दूर करने का जो अष्टांग मार्ग है वो दिखाती है। इस काल की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए उन्हें प्रारंभ से ही बौद्ध मठों और विहारों में 10 नियमों का पालन कराया जाता था। कितने नियमों का? 10 नियमों का। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक आत्मसंयम, करुणा और दया को महत्व दिया जाना था। छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे गए 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था। छात्रों को सबसे पहले किसका ज्ञान कराया जाता था? जो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य खोजे उनका ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, जिसमें उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि में प्रशिक्षित किया जाता था। बौद्ध दर्शन में मनुष्यों को संसार से विमुख होने की अपेक्षा उसे संसार के दुखों से बचने का उपदेश दिया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम रट लीजिएगा, कंसंट्रेट करके पढ़िए। बौद्ध धर्म के अंतर्गत भारतीय संस्कृति को अधिक महत्व दिया गया है। बौद्ध भिक्षु देश विदेश में जाकर उपदेश तथा दीक्षा देते थे, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट कहता है, देखिए बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था सादा जीवन उच्च विचार। क्या था? सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाते हुए समाधि लेना अर्थात निर्वाण प्राप्त करना। भिक्षु एक विशेष प्रकार का अत्यधिक सादा पहनावा धारण करते थे। जो भिक्षु हुआ करते थे वो एक सादा पहनावा पहनते थे, उसे चीवर कहा जाता था। वे भिक्षा पात्र में ही भिक्षा लेकर के सादा भोजन करते थे और पेड़ों के नीचे भूमि पर ही सोते थे। बौद्ध काल में तत्कालीन राजा शिक्षा व्यवस्था के लिए समुचित धन उपलब्ध कराते थे और शिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिए गांव के गांव यानी पूरे गांव दान में दे देते थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क हुआ करती थी और आरंभ में शिक्षा केवल बौद्ध भिक्षुकों को ही दी जाती थी।
उच्च शिक्षा के छात्रों से शुल्क लिया जाता था। कब? बौद्ध काल में। प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की जो आयु थी वह 6 वर्ष थी। प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करने की आयु जो है वह 6 वर्ष थी। पाठ्यक्रम में बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धि रस्तु बालपोथी पढ़नी होती थी। ये जो सिद्धि रस्तु बालपोथी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न यहाँ से। ठीक है, तो पहले बालकों को 6 महीने में सिद्धि रस्तु बालपोथी पढ़नी होती थी। कब की बात है? बौद्ध काल में। 16 माह के बाद 5 विधाओं की शिक्षा दी जाती थी। शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या, शिल्प स्थान विद्या। उच्च शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु से आरंभ होकर के 20 से 25 वर्ष तक चलती थी। कब की बात हो रही है? बौद्ध काल की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो छात्र बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार कार्य में लगना चाहते थे, उन्हें उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। और ये जो शिक्षा है वो सामान्यतः 8 वर्ष की अवधि की थी, जिसे पूरा करने के बाद वो भिक्षु कहलाते थे। तो भिक्षु शिक्षा आपसे प्रश्न पूछेगा कि भिक्षु शिक्षा की जो समय है वह 8 वर्ष की है अवधि इसकी। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई अपने घर से शिक्षा प्राप्ति के लिए संघ में प्रविष्ट होता था, तो मठ या विहार के अधिष्ठाता या शिक्षक भिक्षु यानी कि मॉन्क, वह अध्यापक के रूप में उसका पबजा संस्कार करते थे। पबजा संस्कार करते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पबजा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पबजा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। ठीक है, और ये जो पबजा संस्कार होता था, ये जो संस्कार होता था, इसका अभिप्राय था कि बालक अपने परिवार और पूर्व की जो उसकी स्थिति है, जो कंडीशन है, उसका परित्याग करके वो संघ में प्रवेश करता था। इससे ये क्लियर हो जाता था कि इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। ठीक है, और आपको बताया कि ये जो संस्कार था, इसकी जो आयु थी वह कितनी थी? इस संस्कार की आयु 8 वर्ष थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया पबजा संस्कार। इस संस्कार के दौरान शिक्षक शिष्य को 3 वचन उच्चारित करने का आदेश देता था कि बेटा ये 3 वचन बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आगे बढ़ेंगे। ये जो 3 वचन है, ये 3 वचन लेने के बाद गुरु अपने शिष्य को 10 नियमों से अवगत कराते थे। ठीक है, 10 नियम क्या थे? एक तो चोरी न करना, जीव हत्या न करना, असत्य भाषण मत करना, अशुद्ध आचरण न करना, वर्जित समय पर आहार न करना, मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना यानी कि क्रीम पाउडर नहीं पोतना, बिना यानी कि दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, सोना चांदी और जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका दान नहीं लेना है, आपका जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, तमाशा आदि के पास जाने का प्रयास नहीं करना है। तो ये 10 इनके पॉइंट होते थे जिनका इन्हें पालन करना होता था। ठीक है, और तो ये 10 नियम हो गए। संघ के ये 3 वचनों के बाद, जिन्हें शरणत्रय भी कहा जाता था, बालक शरणत्रयी कहलाता था। ये 3 वचन लेने के बाद, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना। पबजा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। पबजा संस्कार के बाद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष और उपसंपदा की अवधि 10 वर्ष थी। ठीक है, पबजा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। अब यहाँ पे समझिए कि पबजा संस्कार के बाद जो समय होता था वो 20 वर्ष होता था, 12 वर्ष। ठीक है, पबजा संस्कार हुआ 8 साल में, 8 साल के बाद फिर 8 साल में पबजा संस्कार हो गया, फिर उसके बाद 12 साल बालक और पढ़ा, तो ये हो गया 20 साल। 20 साल में होता था बालक का उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार होता था जो है कि उपसंपदा के बाद बालक 10 साल और पढ़ता था। तो कुल मिलाकर के शिक्षा की अवधि 30 वर्ष हो गई। कितने? 30 वर्ष। आगे बढ़िए, चलिए यहाँ से समझिए। छात्रों को जनसाधारण से भिन्न परंतु कम वस्त्र पहनने का निर्देश था। वे सामान्यतः त्रिशिवरा नामक 3 वस्त्र धारण करते थे। बौद्ध काल में शिक्षक को बहुत उच्च स्थान प्राप्त था। बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण का काम करते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। बौद्ध काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है।
बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण को ही नैतिकता का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़िए, बौद्ध शिक्षा के कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र मठ और विहार थे। कुछ मठों और विहारों ने विश्वविद्यालय के रूप में डेवलप होकर के पर्याप्त ख्याति भी प्राप्त की। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय अनेक वर्षों तक पहले वैदिक शिक्षा का और उसके बाद बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा। यह विश्वविद्यालय संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये 550 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक के 100 वर्ष लंबे काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। 5वीं शताब्दी के मध्य में बर्बर हूणों ने इसे नष्ट कर दिया। आगे बढ़िए, चलिए, यह संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय होने के कारण मानव जाति की एक धरोहर है। यूनेस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर माना है। किसको? तक्षशिला विश्वविद्यालय को। आइए नालंदा की बात कर लेते हैं। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार प्रांत के पटना नगर से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। यह महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्रवा की जन्मभूमि थी, नालंदा। ठीक है, जहाँ ये विद्यालय है वो जगह। इस विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे। वेन सॉन्ग ने लिखा है कि इस विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 100 लेक्चर होते थे। इसमें 10,000 छात्र अध्ययन करते थे। 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही अपने सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट करवा दिया गया था। वल्लभी की अगर बात करें तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है ये वल्लभी नगर भारत के पश्चिम में वर्तमान गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के निकट स्थित था। 4वीं शताब्दी में यह मैत्रेयक नरेशों की राजधानी थी। गुप्त काल में यहाँ नालंदा के प्रतिद्वंदी के रूप में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 12वीं शताब्दी में यह विनाश को प्राप्त हो गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये मगध में गंगा तट पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कराया था। विश्वविद्यालय के 6 द्वार थे। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर बैठते ही 1203 में इसे भी अपने सेनापति बख्तियार खिलजी से नष्ट करा दिया था। आगे समझते हैं, देखिएगा इतिहास चैप्टर 4 है। यहाँ से इतिहासकारों के अनुसार 8वीं शताब्दी में ही भारत की असीमित संपत्ति से आकृष्ट होकर के मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण शुरू कर दिए थे, परंतु ये आक्रमण महमूद गजनी के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, जिसने सन 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। किसको? पॉइंट को नोट रखिएगा, याद रखिएगा, किसको भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत पर मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। सन 1526 में बाबर के आधिपत्य के फलस्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य का एक नया युग प्रारंभ हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक चला। इस प्रकार लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा। कब तक? लगभग 500 वर्ष तक। उन्होंने यहाँ एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया जिसे मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण मुस्लिम काल में प्राथमिक और उच्च ये शिक्षा की व्यवस्था थी।
उस काल में शिक्षा के केवल यही दो स्तर हुआ करते थे। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों और विद्या प्रेमी धनी व्यक्तियों के द्वारा मकतब और मदरसे की स्थापना हुई। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, डॉक्टर F.E. केई का है। कुछ अपवादों के अलावा मुस्लिम शिक्षा जनता के उन अल्पसंख्यकों के लिए थी जो मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लेते थे। पॉइंट को नोट करते चलिए। मुस्लिम शिक्षा का अर्थ ज्ञान अर्जन करना था, ठीक है, और इनका मुस्लिम शिक्षा का अर्थ ज्ञान अर्जन करना था। इनका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस्लाम धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का धर्म था। इस्लाम का अर्थ परम शक्ति के प्रति समर्पण तथा उन नियमों का पालन करना है जो प्रकृति की रचना करते हैं। मकतब और मदरसे ये दो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मकतब जो है ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। समझिए, मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उसने लिखा, ही रोट। उर्दू भाषा में कुतुब शब्द किताब का बहुवचन है। इस प्रकार मकतब वो स्थान है जहाँ बालकों को लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र मकतब थे। प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन थे? मकतब। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा प्राप्त करते थे। मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। बालक जब 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब यह रस्म होती थी, यानी कि बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी। मकतबों में जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक थी। मोटे सरकंडे की कलम से लिखने का अभ्यास कराया जाता था। मुस्लिम काल में मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ है। मकतब में छोटे बच्चे पढ़ते थे, मदरसे आजकल के डिग्री कॉलेज के समान थे, ठीक है। तो यहाँ पे दरस शब्द से बना है जिसका अर्थ है भाषण देना। उस समय उच्च शिक्षा भाषण द्वारा दी जाती थी। उच्च शिक्षा की अवधि लगभग 10 से 12 साल की थी। मन्नार मिर्डल के शब्दों में उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पढ़ने और लिखने को मौखिक शिक्षण विधियों से श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया जाता था। अच्छा, दूसरी बात, जो खानकाह हैं ये भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। खानकाह भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, प्रारंभिक शिक्षा के, लेकिन जो मकतब हैं ये ज़्यादा ठीक थे तो वैसे खानकाह भी और दरगाहें भी। खानकाह की भांति दरगाह भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। कुरान स्कूल में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। चलिए, मुस्लिम शासन काल में फारसी स्कूल उच्च शिक्षा के ऐसे केंद्र थे जिनमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम शासन काल में फारसी राजभाषा थी। मुस्लिम शासन काल में कौन सी भाषा राजभाषा थी? फारसी भाषा राजभाषा थी। इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लाम का प्रचार प्रसार करना प्रत्येक मुसलमान का प्रथम कर्तव्य हुआ करता था। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के अकॉर्डिंग मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते और विचार करते थे। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया था और कहा था कि ज्ञान ही निजाम अर्थात मुक्ति का साधन है, ठीक है। किसने ज्ञान को अमृत बताया था? मोहम्मद साहब ने। मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के लिए मोहम्मद साहब ने कहा था, दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है, ऐसा मोहम्मद साहब ने कहा था। मुस्लिम शासकों ने अपनी शासन व्यवस्था में मुस्लिम संस्कृति को अधिक स्थान दिया, इसीलिए लोग इस्लाम धर्म का ही प्रचार प्रसार करते थे। मुस्लिम संस्कृति में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 है आपके सामने। भारत तथा यूरोप के बीच मध्यकाल में सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति एक पुर्तगाली नाविक था, वह था वास्को
डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर कालीकट नामक स्थान पर अपना डेरा डाला था। यहाँ पे ये जो आंसर है, कई जगह इसको 17 मई दिया गया है और कुछ जगह इसको 20 मई भी दिया गया है, हालांकि किताब में इसको 17 मई ही दिया गया है। तो इसने इस डेट में लगभग 100 वर्ष तक पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा। सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजी शिक्षा एवं शासन की आधारशिला सन 1613 में रखी गई थी। मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों को अपने धर्म का अनुयायी बनाना था। मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतवासियों को अपने धर्म का अनुयायी बनाना। मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। किसको भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है? मिशनरियों को। नूरुल्लाह और नायक ने लिखा है, मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धतियों के प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है। ये अच्छा स्टेटमेंट है। अंग्रेज ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अनेक धर्मार्थ विद्यालय यानी कि चैरिटी स्कूल स्थापित किए थे। चेन्नई में एक एंग्लो वर्नाक्यूलर और संडे स्कूल भी खोला गया था। 1698 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञा पत्र के द्वारा ईसाई पादरियों को रखने और विद्यालयों को संचालित करने की आज्ञा दे दी गई। 1731 तक अंग्रेज मिशनरियों ने बंगाल, बम्बई और मद्रास में भारी मात्रा में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर डाली थी। ओके, यहाँ तक बात होती है क्लियर। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध की विजय से कंपनी को बंगाल, बिहार और अवध प्रांत जो थे वो प्राप्त हो गए। बंगाल के श्री रामपुर के 3 देसाई मिशनरी कैरे, वार्ड और मार्शमैन, ये तीनों सीरमपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। 1813 के आज्ञा पत्र में ईसाई मिशनरियों को भारत में बिना किसी नियम कानून और रोक के बिना आने जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। ग्रांट अपने पद से अवकाश प्राप्ति के बाद इंग्लैंड लौट करके सन 1792 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार। ये पुस्तक है जो 1792 में प्रकाशित हुई। इसको प्रकाशित करने वाले ग्रांट हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम। इस पुस्तक में था क्या? इस पुस्तक में उसने हिंदुओं और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन किया गया है। आधुनिक शिक्षा की रूपरेखा सबसे पहले चार्ल्स ग्रांट ने ही प्रस्तुत की थी। नूरुल्लाह नायक का स्टेटमेंट है, चार्ल्स ग्रांट को कभी कभी भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आपके सामने है। सन 1792 में चार्ल्स ग्रांट के द्वारा भारतीयों को शैक्षिक व सामाजिक दुर्दशा पर एक पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई नागरिकों की सामाजिक स्थिति और अवलोकन लिखी थी। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट ने। अगला पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। 1791 में जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। पॉइंट टू बी नोटेड, सन 1818 में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना अंग्रेज कर्मचारी को भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए की गई थी। 1818 में अंग्रेजों ने अंतिम पेशवा के राज्य का अंत करके बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1808 में श्री रामपुर त्रिमूर्ति कांड हो गया। 1793 में 20 वर्ष बाद, देखिए 1793 में 20 वर्ष बाद 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए पुनः ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। 1813 के
आज्ञा पत्र में 1,00,000 रुपए भारत में विद्या प्रसार के लिए रखा गया था। 1823 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी। 1823 ईस्वी में एक लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। ये जो लोक शिक्षा समिति थी, इस लोक शिक्षा की सामान्य स्थिति में जो है 10 सदस्य थे। उनमें 2 दल थे, एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था, जबकि दूसरी ओर आंग्ल दल था जो अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में समर्थन देता था। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में वर्णित शब्द हैं साहित्य, भारतीय विद्वान, साहित्य, भारतीय विद्वान, भारतीय भाषा व निवासी आदि की स्पष्ट व्याख्या इसमें नहीं की गई है। इस राजपत्र में शैक्षिक विकास के लिए 1,00,000 रुपए की धनराशि की पेशकश भी की गई थी। आगे बढ़ेंगे। प्राच्य विद्या समर्थक दल का जो नेता है वह एच.टी. प्रिंसेप था। राम मोहन राय जैसे विद्वान पाश्चात्य भाषा व शिक्षा पद्धति को भारत में प्रचलित करने के पक्षधर थे। आंग्ल प्राच्य विवाद लगभग 20 वर्ष के लंबे काल तक चला और उसमें 1834 में अंततः इस विवाद के अंत के लिए ब्रिटेन सरकार की ओर से लॉर्ड मैकाले भारत आया था। लॉर्ड मैकाले भारत आया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सन 1813 के आज्ञा पत्र के उपरांत 1833 ईस्वी में 20 वर्षों के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञा पत्र जारी किया गया। 1813 के राजपत्र में जो राशि 1,00,000 रुपए थी वो यहाँ बढ़ा करके 10,00,000 रुपए कर दी गई। अब आगे यहाँ से चैप्टर 6 आपके सामने और कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता के लिए लॉर्ड मैकाले 13 जून सन 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आया था। ठीक है। बेंटिक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसने? बेंटिक ने नियुक्त किया था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। पॉइंट कहता है कि मैकाले ने सन 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का गंभीरता से अध्ययन किया और अंततः 7 मार्च 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के समक्ष पेश कर दिया। मैकाले जो था वो प्राच्य शिक्षा और संस्कृति का कड़ा आलोचक भी था। और मैकाले का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो मैकाले का पूरा नाम था थॉमस नेकिंगटन मैकाले। उसका कहना था कि भारत और अरब देशों का समस्त शिक्षा साहित्य यूरोपीय साहित्य की एक अलमारी के बराबर है। लॉर्ड मैकाले ने लॉर्ड मैकाले जिसने हमारे जो भारतीय साहित्य है शिक्षा साहित्य उसका उसने मजाक उड़ाया था। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र विलियम बेंटिक के पास 8 जनवरी 1835 को प्रस्तुत किया। अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति में मैकाले जो है वह एक मार्गदर्शक कहलाता है। अगला पॉइंट है, मैकाले के ही अंग्रेजी के पक्ष में दिए गए तर्कों के परिणाम स्वरूप सन 1837 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित कर दी। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति 1839 में घोषित की थी। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की? 1839 में। अधोगामी निश्चिंतन सिद्धांत से तात्पर्य था कि शिक्षा का ऐसा स्वरूप निर्धारित किया जाए कि वह ऊपर से छनकर नीचे अर्थात सर्वसाधारण तक पहुंच जाए। इसका मतलब ये था कि जो ऊपर के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनको शिक्षित कर दो, नीचे के जन सामान्य लोग जो हैं वो अपने आप स्वतः शिक्षित हो जाएंगे। उनकी छत्र छाया में रह के, उनके साथ रह करके। शाब्दिक अर्थ में निस्यंदन या छनाई का अभिप्राय किसी द्रव का छन करके नीचे की ओर आना होता है, किंतु शिक्षा में इसका अर्थ है समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित कर देने से। शिक्षा का प्रकाश स्वाभाविक रूप से सर्वसाधारण तक पहुंच जाएगा। आर्थर ह्यूम ने अपनी पुस्तक भारत में शिक्षा में लिखा था कि शिक्षा जनता में ऊपर से फैलेगी, बूंद बूंद करके भारतीय जीवन में हिमालय से आवश्यक ज्ञान नीचे की ओर बहेगा और समय के साथ साथ उसका रूप उससे अधिक अच्छे और विस्तृत झरने की भांति होगा जो कि प्यासे मैदानों की सिंचाई करेगा। मैकाले प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य भारत में
अंग्रेजी शिक्षा को लाद देना था कि अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाद दो, नहीं ऐसे अपना रहे तो। मैकाले ने प्राच्य संस्थाओं के लिए अपने विवरण पत्र में संस्तुति की थी कि इन्हें बंद कर दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक अत्यंत उदार और प्रगतिशील स्वभाव का व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? बहुत उदार और प्रगतिशील स्वभाव का। 1844 में लॉर्ड होर्डिंग ने अंग्रेजी जानने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी में वरीयता दी थी। विलियम बेंटिक ने एक सरकारी विज्ञप्ति के द्वारा भारत की भावी शिक्षा नीति की घोषणा 7 मार्च 1835 में की। कब की? ध्यान देखिए, जितनी भी डेट है उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कब की उन्होंने 7 मार्च 1835 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट। विलियम एडम से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एडम से रिलेटेड। विलियम एडम एक समर्पित और उत्साही मिशनरी था। कैसा? बहुत उत्साही, समर्पित और उत्साही मिशनरी। वह भारत में ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आया था। सन 1818 में वह भारत में श्रीरामपुर में आया। उसने बंगाल और संस्कृत का अध्ययन किया। कलकत्ता में वो राजा राम मोहन राय से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह अद्वैतवादी बन गया। कौन? विलियम एडम। विलियम एडम को 1835 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था सर्वेक्षण के लिए विशेष कमिश्नर नियुक्त किया गया था। कब? 1835 में। ठीक है। उसने 1835 से 1838 तक बंगाल की जो शिक्षा की परिस्थिति थी उसका अध्ययन किया और फिर महत्वपूर्ण रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की। वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम को बंगाल और बिहार तथा उससे संबद्ध क्षेत्रों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए विशेष कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया था। इस काम के लिए बेंटिक ने एडम को 1000 रुपया महीना धनराशि देने का निर्णय लिया कि भैया महीने का 1000 रुपया मिलेगा। एडम ने सबसे पहले जुलाई 1835 को अपनी पहली रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रिपोर्ट में उसने जो है कहाँ का सर्वेक्षण किया, क्या रिपोर्ट उसने दी, कुछ अहम पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखना है। उसने जुलाई 1835 को अपनी पहली रिपोर्ट दी। उसने संपूर्ण बंगाल प्रांत के विद्यालय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए। किस रिपोर्ट में? प्रथम रिपोर्ट में। और विलियम एडम ने दिसंबर 1836 को अपनी दूसरी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उसने जिला राजशाही के थाने नत्तूर के शैक्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए थे। और फरवरी 1838 को अपनी उसने फाइनल और आखिरी रिपोर्ट दी। एडम ने 1838 में इस रिपोर्ट में उसने मुर्शिदाबाद, वर्तमान, तिरहुत, वीरभूमि, दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था। ठीक है। और एडम जो है ये भारत में जन शिक्षा का पक्षधर था और भारतीयों के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति का पक्षधर था। कौन? विलियम एडम। एडम ने जब अपनी शिक्षा योजना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष प्रस्तुत की तब तक 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक मैकाले मिनट को एक्सेप्ट करके इंग्लैंड जा चुका था। और लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, एडम की शिक्षा को अनुपयोगी और अव्यवहारिक बताते हुए एक्सेप्ट नहीं किया उसने। इससे एडम इतना दुखी हुआ कि उसने त्यागपत्र दे दिया। चैप्टर 8 आपके सामने कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की एक नियंत्रित संस्था थी। ब्रिटिश सरकार हर 20 साल के बाद एक नया आज्ञा पत्र जारी किया करती थी। ये जो आज्ञा पत्र 1763 से आरंभ हुए। वुड का घोषणा पत्र कब आया? वुड का जो घोषणा पत्र है 19 जुलाई सन 1854 को प्रकाशित हुआ था। कब? 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। ठीक है। 100 अनुच्छेदों में यानी कि ये जो घोषणा पत्र है वुड का, ये घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख है जिसमें
शिक्षा नीति और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। तो 100 अनुच्छेदों में लिखे गए वुड के विस्तृत घोषणा पत्र में शिक्षा पर व्यापक विचार और अध्ययन किया गया है। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षकों का स्तर उठाने पर बल दिया गया। पहली बार शिक्षकों को मास्टर कह करके यहाँ पे संबोधित किया गया। वुड का जो घोषणा पत्र है यह आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार माना जाता है। वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा की गई। भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण सन 1813 के चार्टर से माना जाता है। शिक्षा नीति सन 1854 चार्ल्स वुड ने तैयार की थी। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना प्रांतों के मुख्यालयों पर की गई। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ हुई? प्रांतों के यानी कि प्रदेशों के मुख्यालयों पर। वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा का सिद्धांत अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वुड के घोषणा पत्र में किसे अपनाया गया? कौन सा सिद्धांत? जन शिक्षा का सिद्धांत अपनाया गया। ठीक है। और इनके पत्र में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा की गई और आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार भी वुड के घोषणा पत्र को ही कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 100 अनुच्छेदों का ये घोषणा पत्र था। 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। कब किया? 3 फरवरी सन 1882 को। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। यानी कि लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया और इस आयोग में 20 सदस्य रखे गए, जिनमें से 7 सदस्य भारतीय थे। ठीक है। और इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सर विलियम हंटर। और उन्हीं के नाम पर इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग को हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य सन 1854 में घोषित वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा करना था। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की थी। सन 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना आर्य समाज के द्वारा की गई। सन 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1880, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव वुड डिस्पैच यानी कि वुड के घोषणा पत्र ने दिया था। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को आ और बा वर्ग में विभाजित करने का सुझाव हंटर कमीशन का है। हंटर आयोग के प्रतिवेदन में कुल 600 पन्ने थे। कितने पन्ने थे? इसमें जो है 600 पन्नों का यह पूरा एक दस्तावेज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। देखिएगा, कहता है लॉर्ड कर्जन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सन 1898 में कार्यभार संभाला था। और अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गए कि आपको कल सुबह तक, मॉर्निंग तक यानी कि 9 जुलाई को सुबह तक 500 MCQs का वीडियो मिलेगा जो कि अभी तैयार हो रहा है। कितने प्रश्नों का? 500 MCQs का। सिर्फ पेपर 1 के 500 MCQs होंगे।
उसको देख करके ही आप पेपर देने जाएं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने क्वेश्चंस का आ रहा है? 500 क्वेश्चंस आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस तैयार करवा रहे हैं, जो वीडियो मॉर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, कब आ जाएगा? मॉर्निंग में। अभी कितना टाइम उसको लगेगा अभी पूरा होने में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मॉर्निंग में आप एक बार 7-8 बजे अपना यूट्यूब और हमारा चैनल चेक कर लेना, जो 500 क्वेश्चंस का वीडियो है वो आया है या नहीं। डेफिनेटली आएगा, 110% आएगा। ठीक है, चलिए, समय क्लियर नहीं है, 6 बजे आएगा, 7 बजे, 8 बजे, वो तय करता है कि कितना टाइम उसको अपलोड होने में लेता है, कितना टाइम बनने में लेता है, कितना टाइम हमको देना पड़ता है, उस पर बात। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मॉर्निंग में आपको 500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यानी कि 9 जुलाई को मॉर्निंग में 500 क्वेश्चंस का वीडियो आ रहा है पेपर 1 का। उसको देखे बिना पेपर देने ना जाएं, उसको देख करके ही जाएं। चैप्टर 10 की बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सन 1898 में कार्यभार संभाला। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति, कुशल राजनीतिज्ञ और कर्तव्यपरायण शासक था। वह अंग्रेजी का उतना ही धुरंधर विद्वान था जितना कि मैकाले। A.N. बसु ने लिखा है, कर्जन स्वभाव के उदार एवं निरंकुश शासक और प्रशिक्षण के कारण कठोर शासन में अविचलन विश्वास रखने वाला कठोर साम्राज्यवादी था। कर्जन कहता है कि जब मैं भारत आया तब शिक्षा संबंधी सुधार उन कार्यों में से मेरे समक्ष उपस्थित हुआ जिसका प्रशासकीय पुनर्संगठन के किसी भी कार्यक्रम में प्रमुख स्थान होना उचित प्रतीत हुआ। लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन में कर्जन ने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को स्थान नहीं दिया। शिमला शिक्षा सम्मेलन कर्जन के सभापतित्व में 15 दिन हुआ, जिसके सभापति कौन थे? कर्जन। और उसमें शिक्षा संबंधी 150 प्रस्तावों को सबकी सहमति से निश्चित किया गया। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन कब हुआ? 1898 में। लॉर्ड कर्जन ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान करके किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों का संगठन किससे किया? लंदन यूनिवर्सिटी को आदर्श मान करके किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी सन 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। कब की? 27 जनवरी 1902 को। लॉर्ड कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया। इस विधेयक ने 21 मार्च सन 1904 को पारित होकर के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप भी ग्रहण किया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, अधिकार, कार्यक्षेत्र आदि में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने 11 मार्च सन 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। कर्जन ने भारत में लगभग 7 वर्ष तक शैक्षिक काम किया। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। चैप्टर 11 को यहाँ से डिस्कस करेंगे। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसमें सर्वाधिक ध्यान प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। 14 सितंबर 1917 को लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नियुक्ति की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय की नियुक्ति कब हुई? 14 सितंबर 1917 को। इस आयोग के अध्यक्ष सैडलर थे। इस आयोग के अध्यक्ष सैडलर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में सदस्यों की संख्या 6 थी। इसे सैडलर कमीशन 1917 के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आयोग ने लगभग 1.5 वर्ष के प्रयासों के उपरांत मई सन 1919 में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित किया, जो 13 भागों में विभक्त एक विस्तृत प्रतिवेदन था। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 2 स्नातकोत्तर विभाग खोले गए। कब? 1916 में। सैडलर कमीशन के द्वारा लॉ कमीशन, यहाँ पे लिखा ली कमीशन, शिक्षा समिति की नियुक्ति हुई थी। यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है हमारा, चैप्टर 12। 1935 के भारत सरकार अधिनियम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारत में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और प्रांतों में स्वशासन लागू हो गया। इसके द्वारा प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई और लोकप्रिय मंत्रिमंडल सन 1937 से काम करने लगे। इस समय राष्ट्र का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में था। उन्होंने सन 1937 में अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षण अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई। क्या नाम दिया गया? वर्धा योजना। 31 जुलाई सन 1937 को गांधी जी की विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का प्रकाशन हरिजन पत्रिका में हुआ। 1937 में श्रीमन्नारायण अग्रवाल इस सम्मेलन के आयोजक थे। 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। 1939 में हिंदुस्तानी तालीम संघ ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन ने बुनियादी शिक्षा को नई तालीम के नाम से संबोधित किया। किस नाम से? नई तालीम के नाम से। गांधी जी का कथन, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मानव के सर्वोत्कृष्ट शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक गुणों को बाहर ला सके। गांधी जी बालकों को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से पर्याप्त ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के समर्थक थे। गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए और अवधि जो है वो 7 वर्ष होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बच्चों को उनकी मदर टंग में सिखाओ जो उनकी मातृभाषा है। और सन 1938 को हरिपुरा में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यही रिपोर्ट वर्धा शिक्षा योजना यानी कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से प्रसिद्ध है और बुनियादी शिक्षा का आधार भी है। गांधी जी ने कहा था, जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप है और कलंक है, अतः उसका अंत किया जाना अनिवार्य है। आचार्य कृपलानी बेसिक शिक्षा की योजना शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी की अंतिम मनः सृष्टि है। सन 1938 में वर्धा में विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित हुआ। कब जो है वर्धा में विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय 1938 में स्थापित हुआ। 1966 में कोठारी आयोग ने बेसिक शिक्षा को समाप्त करने की संस्तुति की थी। किस आयोग ने बेसिक शिक्षा को समाप्त करने की रिकमेंडेशन दी? तो वह था कोठारी आयोग। कब? 1966 में। अगला चैप्टर आपके सामने। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा से संबंधित जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे सार्जेंट योजना यानी सार्जेंट योजना 1944 और युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना पोस्ट वॉर एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नाम युद्धोत्तर विकास योजना कहो या सार्जेंट 1944 कहो, ठीक है, एक ही नाम है। ठीक है। सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करके निष्कर्ष रूप में 12 खंडों में लिखित अपना प्रतिवेदन 1944 में प्रस्तुत किया था। कब? 1944 में। खंड कितने थे? 12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। इसमें स्पष्ट किया गया था कि योजना को पूर्ण करने में लगभग 40 वर्ष का समय लगेगा और लगभग 313 करोड़ रुपए खर्च भी होगा। पहली बार किसी शिक्षा नीति के सुझावों में पूर्व प्राथमिक स्तर को सम्मिलित किया गया और वह थी सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट का यह सुझाव था कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु विद्यालयों यानी कि नर्सरी स्कूल्स की व्यवस्था की जाएगी। इन विद्यालयों में विशेष रूप से अत्यंत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सार्जेंट प्रतिवेदन में शिक्षा के इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त कर उसके प्रथम वर्ष यानी कि कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ने और द्वितीय वर्ष कक्षा 12 को स्नातक शिक्षा में जोड़ने का सुझाव दिया गया और इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के मध्य की एक कड़ी बना दिया गया।
ये ब्रिटिश भारत की पहली शिक्षा योजना थी जिसे तत्कालीन भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया था। इस योजना की अनुशंसा से प्रभावित होकर 1945 में पॉलिटेक्निक शिक्षा कार्यालय ब्यूरो ऑफ पॉलिटेक्निक एजुकेशन की स्थापना की गई। कब? 1945 में। इसी से प्रभावित होकर 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की भी स्थापना की गई। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चैप्टर नंबर 14 आपके सामने है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं, इसकी नियुक्ति 4 नवंबर 1948 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सचिव श्री निर्मल कुमार सिद्धांत थे। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य स्वयं आयोग के शब्दों में ये कहा गया है, भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना और देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना था, ऐसा आयोग के ही शब्दों में कहा गया है। आयोग ने केंद्र में ग्रामीण विश्वविद्यालय और उसके वृत्ताकार स्थिति में अनेक शाबाशिक पूर्व स्नातक कॉलेज बनाए जाने की सिफारिश की, जिनमें से प्रत्येक कॉलेज में लगभग 300 और संपूर्ण विश्वविद्यालय में 2,500 के करीब छात्र हों। उच्च शिक्षा के संगठन को लेकर आयोग ने जो सुझाव दिए वो इस प्रकार हैं। क्या है? एक तो उच्च शिक्षा का जो संगठन हो वो 3 स्तरों पर किया जाए, स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष और परास्नातक पाठ्यक्रम 2 वर्ष का हो, और शोध कार्य के लिए न्यूनतम जो कार्यकाल हो वो 2 वर्ष का होना चाहिए। उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 वर्गों में कला, विज्ञान और व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा में किया जाए, और इन वर्गों की शिक्षा के लिए कला, विज्ञान और व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के अलग अलग विभाग भी खोले जाएं। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को 6 वर्गों में विभाजित किया जाए: कृषि, वाणिज्यिक, इंजीनियरिंग, तकनीकी और चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, चिकित्सा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध महाविद्यालय खोले जाएं। आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया। कब? आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का क्या किया? सुझाव दिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। सरकार ने सन 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में बदल दिया। 1956 में इसे एक कानून के द्वारा स्वतंत्र संस्था का दर्जा भी दे दिया गया। ये पहला आयोग था जिसने 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया था। सरकार ने सन 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति यानी रूरल हायर एजुकेशन कमेटी की स्थापना की और इसे ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। सन 1959 में राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम और 1963 में नेशनल कैडेट कोर भी प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना 1959 में और नेशनल कैडेट कोर जो है ये 1963 में आरंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 15 की बात करेंगे। देखिए, कहता है माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग से रिलेटेड पॉइंट्स को समझिए। ये जो आयोग है मुदालियर शिक्षा आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित हुआ, दूसरा आयोग है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा का ये पहला आयोग है। यद्यपि स्वतंत्रता के पहले भी 1882 में माध्यमिक शिक्षा के विषय में हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। 1919 में सैडलर शिक्षा आयोग का गठन किया गया 1919 में, जिसका काम माध्यमिक शिक्षा के प्रारूपों में परिवर्तन लाना था। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। अध्यक्ष के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। आयोग ने 28 अगस्त 1953 को 15 अध्यायों में विभक्त 244 पन्नों की रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी और भारत सरकार से आयोग का गठन करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने आग्रह किया। आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना था। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए
और इसका प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा जूनियर बेसिक की कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद होना चाहिए। अर्थात ये शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की आयु के छात्र छात्राओं को दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की ये जो अवधि है वो 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए। 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा हो, 4 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। कक्षा 11 और 12 वाली वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा के स्वरूप को बदल करके 11वीं कक्षा को हाई स्कूल और 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। और फिर क्या था इसमें कि कक्षा 11 तक उत्तीर्ण यानी कि पास्ट छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक और प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों में एनसीसी, फर्स्ट एड, स्काउटिंग और जूनियर रेड क्रॉस की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार ने 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया। कब? अखिल माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन 1955 में भारत सरकार ने किया। आयोग ने मातृभाषा को माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बनाया, जिससे माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हुआ। यहाँ से चैप्टर 16 हमारा शुरू होता है, देखिएगा, समझिए। कहता है कि भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले सन 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। उसके बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठित हुआ। 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन भी किया गया। इसके व्यापक उद्देश्य, स्वरूप और महत्व के आधार पर इसे शिक्षा आयोग 1964-66 के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग भी कहा जाता है। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें 11 भारतीय, 6 विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार मानते हुए राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य, लक्ष्य अथवा कार्य निश्चित किए। इन्हें पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी गई। यह प्रश्न कई बार रिपीटेड है, पंचमुखी कार्यक्रम वाला। आयोग के गठन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। इस आयोग ने भारत सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा के प्रारूप को विकसित करने का सुझाव दिया। किस आयोग ने? ये हमारे ये जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग, जो कोठारी आयोग है, इस आयोग ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या हुआ कि आयोग ने अपने कार्यक्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए 13 कार्यदल और 7 कार्य समितियों का संगठन किया, जिन्होंने 21 माह तक शिक्षा के सभी क्षेत्रों के संबंध में सभी प्रकार की सूचनाएं कलेक्ट की। कोठारी आयोग ने 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति सरकार को भेजा। ये जो प्रतिवेदन है 692 पन्नों का एक बड़ा दस्तावेज है, जो 3 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में 6 अध्याय हैं। आयोग का ये सुझाव था कि कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए जाएं। पहले भाग में 1 से 5 तक और दूसरा भाग कक्षा 6 से 8 तक होना चाहिए। आयोग का सुझाव था कि विश्वविद्यालयों के प्रशासन तंत्र का भी पुनर्गठन करके 50% सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और 50% बाहरी सदस्य रखे जाएं। कार्यकारिणी परिषद में 15 से 20 सदस्य हों और कुलपति इसका अध्यक्ष होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाए और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 25% और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए। सामान्य शिक्षा की जो अवधि हो वो 10 वर्ष की होनी चाहिए। समझते चलिए पॉइंट्स को और कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में रुकेगा। इसमें प्राथमिक और निम्न माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये बात हुई। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष हो और इसे 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा में विभक्त कर दिया जाए। निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को 2 प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। पहली 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा हो, दूसरी 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा हो।
आयोग ने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का एक मुखी कार्यक्रम निश्चित किया था और शिक्षा आयोग ने बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव भी दिया। शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 70% छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव शिक्षा आयोग ने दिया था। किसने? शिक्षा आयोग ने। यहाँ से चैप्टर 17 शुरू होता है। देखिए बस थोड़ा और रह गया, उसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाए। सबसे पहले तो सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया कि प्रेजेंट टाइम कंडीशन कैसी है एजुकेशन के बारे में। शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य यानी कि चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 83 तक की प्रगति का सांख्यिकी विवरण, उसकी उपलब्धियां एवं असफलताओं का लेखा जोखा और गुण दोषों का विवेचन किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया गया। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श सन 1968 में प्रारंभ हुआ था। संसद में पास होने के बाद इसको मई 1986 में प्रकाशित किया गया। कब? 1986 में। और ये जो है कि भारत की पहली शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूर्ण योजना भी प्रस्तुत की गई है और उन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। नवोदय विद्यालय की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत 1986 से प्रारंभ किए गए। नवंबर 2000 में भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को आरंभ किया। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में भारत सरकार ने शुरू किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 घोषित हो जाने के बाद 87-88 में भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से एक नवीन योजना भी प्रारंभ की गई। 1979 में ब्रिटेन में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम खुले विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में आंध्र प्रदेश में की गई थी। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1985 में इग्नू की स्थापना हुई। भारत में अब तक 10 मुक्त विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं और वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राममूर्ति समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने के साथ साथ उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कार्य योजना 1986 पूरे 24 भागों में विभाजित थी। कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 23 भागों में। और शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पूरे देश में 10+2+3 शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना निर्मित की गई थी। प्रारंभ में जो ब्लैक बोर्ड योजना है वो प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में सुधार के लिए बनाई गई। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर सन 1992 में लागू किया गया था। अब यहाँ से हम 2020 को डिस्कस करेंगे, फिर क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी। इस नीति के द्वारा विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते भी खुल गए हैं। ये नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4
सतत विकास लक्ष्य 4 SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास के एजेंडे को अपनाया गया है, जिसके अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो हैं वो हैं पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। समिति का नाम कस्तूरीरंगन समिति है। ठीक है। समिति का गठन कब हुआ? जून 2017 में किया गया और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी मिली। और शिक्षा मंत्रालय की अगर यहाँ पे बात की जाए, शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने यानी कि एजुकेशन एंड लर्निंग पर फिर से अधिक ध्यान आकर्षित करना है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र या राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसमें ECCE स्कूल टीचर और प्रौढ़ शिक्षा को जोड़ा जाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर भी होगा। ई-लर्निंग पर जोर देकर के पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता को कम किया जाना है। ये जो नीति है वो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान शिक्षा नीति 10+2 को बदलकर 5334 के पैटर्न को अपनाते हुए स्कूली शिक्षा को 15 साल कर दिया गया है। अब इसमें जो 4 स्टेजेज हैं, पहली है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज जो है, फाउंडेशन स्टेज को 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा और 2 साल की स्कूली शिक्षा यानी कि कक्षा 1 और 2 इसमें शामिल हैं। ये हम पहले भी बहुत डीप में समझा चुके हैं। प्रेपरेटरी जो स्टेज है, इसमें 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। मिडिल स्टेज जो है, इसमें 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 तक की शिक्षा के बच्चों को शामिल किया जाएगा। ओके। और अभी तक भारत में डीम्ड राज्य और सेंट्रल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम थे, अब सभी के लिए एक समान नियम लागू होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें पहले 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है, जो 1 लीनियर कंटेंट था, और जो मॉर्निंग में आपको 500 MCQs की क्लास मिलने वाली है, उसका वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, इस क्लास को पढ़ करके ही जाइए। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।